evening, students. Welcome to the class Learn with Amrita ma'am. Today I'll be starting with the first chapter of class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. चैप्टर का जो कनेक्शन है बेसिकली क्लास 9 के चैप्टर से है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789। बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस पे सिर्फ और सिर्फ किंग्स का मोनार्की रूल था। लोगों पे पास कोई राइट नहीं था कि वो अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट कर सके, एंड सिर्फ उस समय मोनार्की रूल चल रहा था एंड पीपल वर अंडर द मोनार्क्स। लोग बहुत अनहैप्पी थे, बहुत उनमें डिससेटिस्फैक्शन था बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी पावर इन देयर हैंड्स। उनके हाथ में कोई पावर नहीं था, जिसकी वजह से 1789 में वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था। रिवॉल्यूशन में मोनार्की जो थी वो अबॉलिश कर दी गई थी और जो फाइनल पावर था वो लोगों के हाथ में आ गया था। तो दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 कि वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। चेंजेस में मेन चेंज ये था कि मोनार्कियल रूल जो था वो ट्रांसफ़र हो गया था टू द पीपल्स रूल। अब लोगों के हाथ में पावर आ गई थी। तो वही चीज़ जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, देन इट स्प्रेड टू द अदर नेशंस ऑल्सो, और बाकी नेशंस भी थे वो अपने आप को नेशन स्टेट बनाने के लिए एक रेस में लग गए थे कि उनको भी था कि हमें भी अपने यहाँ पे एक मोनार्कियल रूल जो चल रहा है उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। और उसके लिए हमें भी अपने यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी मोनार्कियल रूल जो है वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके। तो बेसिकली जो चैप्टर का लिंक है वो पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है कि द स्पार्क डेट टुक प्लेस इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका इफ़ेक्ट बाकी नेबरिंग प्लेसेस पे कैसे पड़ा, और उसका एक ड्रास्टिक इफेक्ट जो था वो यूरोप में भी पड़ा है। कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई है वो इस चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सो विल स्टार्ट। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक प्रिंट दिया हुआ है, ठीक है। उस प्रिंट में कुछ इमेजेस हैं, कुछ विजन है, और ये सीरीज़ के 4 प्रिंट थे, उसमें से ये एक प्रिंट है। और इस प्रिंट को पेंट करने वाला जो आर्टिस्ट है वो फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। और जिस ईयर में इन्होंने पब्लिश प्रिंट किया था इसको, वो ईयर था 1748। तो दिस आई हैव रिटन, दिस print was one out of 4 series prints prepared by Frederick Sorio. He was a French artist in the year 1848. 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने ये 4 सीरीज़ का प्रिंट था, उसमें से एक प्रिंट जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इस इमेज को तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। उसके पास काफ़ी सारे नेशंस हैं जो एक प्रोसेशन में है। प्रोसेशन मतलब एक रैली टाइप की निकल रही है, और जो उस रैली में आ रहा है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहा है, एक तरह से रिस्पेक्ट पे कर रहा है। उसके ऊपर इमेजेस हैं जहाँ पे हेवन है, हेवन में क्राइस्ट हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं। दे आर सीम टू बी इन अ लाइवली मूड, वो काफ़ी खुश हैं, और ऐसे लग रहा है कि जो क्राइस्ट हैं, जो एंजल्स हैं, वो सीन को ब्लेस कर रहे हैं। और सबसे नीचे जो हैं वो छोटे छोटे इमेजेस हैं, शैटर्ड इमेजेस मतलब टूटे हुए इमेजेस हैं, टूटे हुए रिमेन्स हैं क्राउन्स और मोनार्क के। बेसिकली ये इमेज जो ये शैटर्ड वाली इमेज है ये डिपिक्ट करता है कि मोनार्की जो रूल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और अब जो रूल है वो लोगों के हाथ में आ गया है। अब नाउ पीपल आर हैविंग द राइट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, जिसके हिसाब से जो कंट्री है वो अब रूल करेगी, और अब कोई भी डिक्टेटर या कोई भी मोनार्कियल रूल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके हाथ में 2 चीज़ें हैं, एक हाथ में टॉर्च है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन द सेंस कि मतलब लोगों को एक तरह से जागरूक कर रहे हैं कि हाँ, आपको अब मोनार्कियल रूल से अपने आप को हटाते हुए आपको एक अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना है। वो स्टैंड तभी आएगा जब आप मोनार्कियल रूल से फ्री हो पाओगे। दूसरे हाथ में चार्टर रूल्स हैं मैन के लिए, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, जिनके हिसाब से कंट्री अब रूल करेगी। अब तक कंट्री किंग और मोनार्क के हिसाब से चल रही थी, पर अब जो कंट्री गवर्न होगी वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से गवर्न होगी, एंड दो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस विल बी इन द चार्टर ऑफ मैन। मतलब इंसान को किस तरीके से उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, दैट इज़ कंपाइल्ड इन दैट चार्टर। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में 2 चीज़ें हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट प्लस चार्टर ऑफ मैन, राइट फॉर द मैन। उसके बाद जो प्रोसेशन में सबसे आगे जो है लीड कर रहा है वो है
फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ये जो थे ये कुछ कंट्रीज़ थे जो ऑलरेडी नेशन स्टेट उस समय बन चुके थे। तो अब फ्रांस जो है वो लीड कर रहा है, उसके पीछे पीछे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ उनको फॉलो कर रही है, एंड दे ऑल आर इन अ प्रोसेशन। जब ये स्टैचू के पास जाएंगे तो उसको एक तरह से होमेज पे करेंगे, एक रिस्पेक्ट पे करेंगे, बिकॉज नाउ दे आर हैप्पी दैट दे हैव एंडेड द मोनार्कियल रूल। और अब वो किसकी तरफ जा रहे हैं, एक प्रॉपर एक बॉडी फॉर्मेशन है जहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके हिसाब से उनकी कंट्री अब गवर्न होगी। कोई भी प्रिविलेजेस के हिसाब से जो बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों को, एडिशनल फैसिलिटी मिलती थी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, ये सारी चीज़ें अब नेशन स्टेट जब बन जाएगा तो नहीं करेंगी। तो दिस वाज अ प्रिंटेड बाय फ्रेडरिक सॉरियो इन द ईयर 1848। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये प्रिंट है ये किसने प्रिंट किया है, किस ईयर में प्रिंट किया है, कहाँ के आर्टिस्ट थे। तो ये 2-3 MCQ क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। नाउ दिस इमेज डिपिक्ट्स द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये विजन है यूटोपियन विजन, इसमें फ्रेडरिक सॉरियो का यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन मतलब एक ऐसा विजन जो अभी अचीव नहीं हुआ है, उसको अचीव होने में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन एक उसकी ड्रीम है कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए, एक ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे लोगों के पास सारे राइट्स हों। रिपब्लिक मतलब जहाँ पे लोगों के पास एक राइट हो कि वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सके, उनके हाथ में भी पावर हो, उनके पास भी ये अधिकार हो कि वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसी जगह की वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो इमेजिनेशन उस प्रिंट में पूरी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। The first print of the series shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and paying homage to the Statue of Liberty as they pass by. तो पहले प्रिंट में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, जो अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी तो उस टाइम पे बहुत ही रॉयल माना जाता था। सोशल क्लास मतलब पढ़े लिखे, पीजेंट्स, फार्मर्स, लॉयर्स, ये सारे ग्रुप हैं वहाँ पे, सब एक साथ एक प्रोसेशन में जा रहे हैं। और जैसे ही वो उस प्रोसेशन में जाते हैं, जब उनका रास्ता स्टैचू ऑफ लिबर्टी से होके गुजरता है तो वो उसको एक रिस्पेक्ट पे करते हैं, जो चीज़ मैंने आपको प्रिंट में समझाई थी। शी बियर्स अ टॉर्च इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके हाथ में 2 चीज़ें हैं, एक हाथ में टॉर्च है एनलाइटमेंट का, कि वो लोगों को अवेयर कर रही है कि नाउ यू हैव टू एंड द मोनार्कियल रूल एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स अ फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन है, जिसमें सब रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिसके हिसाब से अब कंट्री गवर्न होगी, ना कि मोनार्क्स के हिसाब से। Next, on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. नीचे जो हैं कुछ इमेजेस हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो टुकड़े मोनार्क के हैं, क्राउन्स के हैं, जो रिवॉल्यूशन के पहले एग्जिस्ट करते थे, मतलब मोनार्कियल रूल का है। क्योंकि अब मोनार्कियल रूल की इमेजिनेशन ख़त्म हो गई है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी टूट के ज़मीन पे गिर गई हैं। तो ये पूरा एक इमेज का एक्सप्लेनेशन है। द प्रिंट प्रेजेंट्स अ यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन मतलब एक ऐसा विजन जो अभी अटेनेबल नहीं है, जो आने वाले टाइम में जो फ्रेंच आर्टिस्ट है वो इमेजिन करता है कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कंट्री का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे लोगों के पास सारी सत्ता होगी, सारा राइट जो होगा वो लोगों के हाथ में होगा। The peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. इस प्रोसेशन में बहुत सारे अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई किया है, अलग अलग नेशंस के फॉर्म में दिखाया हुआ है। सबके पास अपने अपने फ्लैग्स हैं, सबके साथ अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स हैं, क्योंकि उस समय कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, लोग अलग अलग नेशन को बिलोंग करते थे, तो सारे के सारे उस प्रोसेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव अ डिज़ायर टू बी फ्री फ्रॉम द मोनार्कियल रूल। क्योंकि उन सबको एक मन में इच्छा है कि उनका जो एक मोनार्कियल रूल चल रहा है उनकी कंट्री में, वो कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे नेशंस हैं, सबका अपना अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन है, सबके अपने फ्लैग्स हैं, सबके अपने कॉस्ट्यूम्स हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। जो प्रोसेशन को लीड करके उधर हैं वो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड है, क्योंकि ये ऑलरेडी उस टाइम पे नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैच्यू। और जो अभी स्टैच्यू के ठीक